देखने वाले हैं प्लस टू के सिलेबस को, है ना। तो प्लस टू में जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी चैप्टर, उसका पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन। पहला यूनिट क्या है? रिप्रोडक्शन। तो बायोलॉजी का पहला यूनिट रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन एक वर्ड का जो हम एनालाइज करते हैं, तो वर्ड के एनालिसिस में निकलता है कि री का मतलब हम लोग लिखेंगे अगेन, ठीक है। और एक वर्ड है इसमें प्रोडक्शन, वर्ड है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। तो किसको प्रोड्यूस? तो हम लोग लिखेंगे एन ऑर्गेनिज्म, यानी अगेन प्रोडक्शन, अगेन प्रोड्यूस करना एक ऑर्गेनिज्म को, यानी एक ऑर्गेनिज्म को फिर से प्रोड्यूस करना, एक ऑर्गेनिज्म को फिर से प्रोड्यूस करना, ये हो गया रिप्रोडक्शन, ठीक। इस रिप्रोडक्शन में मेन पॉइंट क्या है? तो रिप्रोडक्शन का बेसिक इवेंट्स हम लोग लिखेंगे एक पॉइंट कि बेसिक इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन, बेसिक इवेंट्स इन reproduction is the creation of DNA copy। मतलब रिप्रोडक्शन में क्या देख रहे हैं? डीएनए का एक कॉपी बनना, यही है रिप्रोडक्शन, यानी इसका बेसिक इवेंट है। रिप्रोडक्शन में डीएनए का कॉपी बनना एक इसका बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन का, ठीक। तो एक सवाल बनता है कि रिप्रोडक्शन में डीएनए का कॉपी बनना बेसिक इवेंट कैसे है, इसको एनालाइज करना है। तो थोड़ा सा अच्छा पॉइंट मिल जाएगा किताब से, हम लोग थोड़ा किताब से इसकी मदद लेंगे और बनाएंगे, है ना। रिप्रोडक्शन में डीएनए का है, डीएनए जो है, डीएनए का कॉपी होना क्या है? एक बेसिक इवेंट है। इस चीजों को हम लोग गौर करेंगे। तो जब हम लोग फिर इस चैप्टर से आगे बढ़ेंगे जेनेटिक्स वगैरह में, तो वहां जानेंगे कि डीएनए का कॉपी होना, कॉपी होने के लिए जो प्रोसेस होता है डीएनए टू डीएनए, वो कहलाता है डीएनए रेप्लिकेशन, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो फिर हम लोग उस चैप्टर में इसको फोकस करेंगे, है ना। फिर जेनेटिक्स को एनालाइज करेंगे। तो ये मेन चीज हो गया बेसिक इवेंट, स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, डीएनए का कॉपी होना। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ये रिप्रोडक्शन का टाइप कितने प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। तो हम लोग देख रहे हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीनिंग निकलता है ए मतलब नहीं, सेक्सुअल मतलब किसी तरह का कोई सेक्स ऑर्गन, है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती है ना। वो शरीर के किसी न किसी भाग से कोई ना कोई स्पोर फॉर्म हो जाता है, किसी न किसी शरीर में स्पेशल जगह पे कोई स्पेशल टिश्यू एक गांठ बना लेता है, एक नोड बना लेता है ना। एक किसी नोड से, इंटरनोड से किसी चीज, कोई नए पौधे या जीव, है ना, वो सेल को डिवाइड करके जर्मिनेट कर जाता है, तो वो आता है एसेक्सुअल में। और दूसरा है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें आवश्यकता होती है सेक्स ऑर्गन की। अब वो सेक्स ऑर्गन हो सकता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हो या अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेपरेट हो, मेल फीमेल, ठीक है। एक में भी हो सकता है, एक ही में, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं लीच, है ना, लीच ले सकते हैं, टेपवर्म को ले सकते हैं, टेपवर्म, लीच, अर्थवर्म, ये सब में मेल और फीमेल दोनों एक ही में होता है, मेल और फीमेल दोनों एक ही में होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम लोग पहला देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, केवल एक इंडिविजुअल, केवल एक व्यक्ति इसमें भाग लेता है। ओनली वन इंडिविजुअल इन्वॉल्व, केवल एक इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व होता है। दूसरा कि इसमें
नो गैमिट फॉर्मेशन, इसी तरह का नो गैमिट फॉर्मेशन, इसमें गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, गैमिट का निर्माण नहीं होता है। तीसरा कि जब इसमें गैमिट ही नहीं बनता है तो इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। तो हम लोग लिखेंगे जब इसमें गैमिट फॉर्मेशन नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। जब इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है तो इसमें मियोसिस भी नहीं होता है, इसमें मियोसिस भी नहीं होता है। मियोसिस वो एक ऐसा प्रोसेस है जो जर्म सेल में गैमेटिक सेल्स में डिवीजन करता है, जिससे गैमेट फॉर्मेशन में, गैमेटोजेनेसिस में मदद करता है। तो मियोसिस बोलो या गैमेटोजेनेसिस बोलो, ठीक है। तो इसमें मियोसिस भी नहीं होता है। जब इसमें मियोसिस नहीं होगा तो क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगा। सेल चैप्टर में पढ़े होंगे क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट के लेप्टोटीन है ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस स्टेप में जो पैकेटीन स्टेज होता है, उस पैकेटीन स्टेज में मियोसिस के पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। और ये क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी पैरेंटल कैरेक्टर का एक्सचेंज होता है। तो जब मियोसिस नहीं होगा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, और क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोड्यूस करेगा कोई नया ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो कोई न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, वो एग्जैक्ट कॉपी होता है, एग्जैक्ट कॉपी, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्लोन। क्या बोल सकते हैं? क्लोन। उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि उसमें मियोसिस हुआ नहीं, क्रॉसिंग ओवर हुआ नहीं। तो वो एक तरह से उसका जो ऑफ स्प्रिंग होता है, जो पैरेंटल सेल से कुछ नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। तो हम लोग वो एग्जैक्ट कॉपी होने के कारण हम उसको क्लोन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्लोन भी बोल सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा एक बार फिर से देख लें पॉइंट को कि रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक इंडिविजुअल भाग लेता है, केवल एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है और इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। तो इसमें मियोसिस भी नहीं होगा। ये एक सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, मियोसिस, साइटोलॉजी में पढ़े होंगे। मियोसिस भी नहीं होता है, तो इसमें क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर जो है मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो याद रखोगे क्रॉसिंग ओवर जो होते हैं वो पैकेटीन स्टेज में होता है, पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे आगे के लिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसमें पैरेंटल कैरेक्टर्स का एक्सचेंज होता है, अदला बदली होता है ना, माता पिता के गुणों का अदला बदली होता है। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो वेरिएशन होगा, पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये प्रोसेस बिल्कुल ही नहीं होता है। या तो एमाइटोसिस या तो माइटोसिस से ये अपने आप को डिवाइड कर लेता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, जो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं वो अपने पेरेंट्स का एग्जैक्ट कॉपी होता है, जिसको हम लोग क्लोन बोल सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्लोन बोल सकते हैं। तो ये एसेक्सुअल के लिए पॉइंट हो गया। ठीक है, चलो अब एसेक्सुअल में हम लोग कुछ और टाइप्स को देखते हैं कि एसेक्सुअल आखिर किस किस में होता है। तो हम लोग कि रिप्रोडक्शन में एक टॉपिक को देखने वाले थे हम लोग, वो क्या था? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इस मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में एक हमारा पॉइंट था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में होता है? तो हम लोग याद रखेंगे कि ये कॉमनली सीन इन unicellular organisms
यानी जो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ये ज्यादातर दिखेगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? कॉमनली सीन, हम कॉमनली बोल रहे हैं, सामान्यतः, है ना। तो हम लोग देख सकते हैं किसमें दिखेगा ज्यादातर, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है कॉमनली। उसके अलावे also occurs in both plants and animals। कुछ प्लांट और एनिमल्स में भी ये दिखता है, कुछ प्लांट और एनिमल में भी ये दिखता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, यानी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में, ठीक, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में एक आ जाता है, एक हम लोग लेते हैं जैसे कि फीजन। क्या लेते हैं? फीजन। फीजन में होता क्या है? फीजन में होता है कि मान लो कोई एक सेल है, वो सेल अपने आप को डिवाइड करने लगता है और एक से वो दो बना लेता है, ये फीजन में आता है। हो सकता है कि कोई एक सेल हो और वो डिवाइड करके अपने जैसे बहुत सारे सेम जेनेटिक क्वालिटी का बहुत सारा बना ले, ये है फीजन। एक सेल से एक बनना या एक सेल से बहुत सारा बन जाना। तो हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल्स या ऑफस्प्रिंग बोलेंगे, और ये हो जाता है पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल अपने आप को डिवाइड करके ये फॉर्म करता है, पेरेंट सेल डिवाइड करके ये फॉर्म करता है। एक सवाल आता है अक्सर कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह इमोर्टल है, कैसे वो इमोर्टल है? कहा जाता है कि वो अमर होता है। अभी हाल फिलहाल में एसटीटी में भी ये सवाल आया था कि इमोर्टल कौन होता है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इमोर्टल होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर को डिवाइड कर लेता है, उसका जीन तो चल रहा है, कोई वेरिएशन नहीं दिख रहा, उसका जीन का कॉपी होता है, उसका डीएनए का कॉपी होता जा रहा है और आगे में ट्रांसमिट होता जा रहा है, यानी वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है, रिफॉर्म कर लेता है। तो वो एक तरह से क्या हो गया? इमोर्टल। हम लोग इसको मानते हैं कि ये इमोर्टल है, ठीक है। तो एक से दो हो जाना। तो फीजन में हम क्या देख रहे हैं कि एक से दो हो जाना, एक से बहुत सारा हो जाना। तो ये कहीं ना कहीं फर्क कर रहा है कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो एक से दो बड़े होते हैं, कुछ एक से बहुत ज्यादा हो जा रहा होता है। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन की आवश्यकता नहीं है, एसेक्सुअल नाम ही है इसका। तो अगर एक से दो होता है तो फीजन का एक टाइप हो जाएगा ये, और ये कहलाएगा बाइनरी फीजन। क्या कहलाएगा? बाइनरी फीजन। ये किस किस में दिखने को मिलता है? तो कुछ एक दो एग्जांपल हम लोग याद रखेंगे, जैसे अमीबा में बाइनरी फीजन होता है, और पैरामीशियम इसमें बाइनरी फीजन देखा जाता है। तो अमीबा में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो जाता है, क्योंकि अमीबा में मैक्सिमम अमीबा में हम लोग बाइनरी फीजन देखेंगे। कुछ कंट्रोवर्शियल ये हो जाता है कि कभी-कभी अमीबा का ऊपरी लेयर जो होता है वो अपने इन्वायरमेंट, अपने हैबिटेट के अनुसार, है ना, ऊपर का लेयर उसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, तो न्यूक्लियस बहुत सारा बढ़ जाता है। तो एक में बहुत सारा आ जाता है, वो पॉलीन्यूक्लिएटेड कभी-कभी हो जाता है, उसमें बहुत सारा फ्यूजन होता है, बाद में वो सिस्ट फट के बहुत सारा निकलता है ना। कभी-कभी ऐसा कंडीशन होता है, लेकिन मैक्सिमम में हम लोग क्या देखेंगे? अमीबा। तो हम लोग मेन पॉइंट के लिए याद रखेंगे अमीबा में बाइनरी फीजन होता है। कुछ किताबों में देखने के बाद थोड़ा सा लगेगा कि नहीं, अमीबा में एक प्रोसेस और भी होता है, लेकिन याद रखेंगे मेनली हम लोग क्या लिखेंगे? अमीबा में बाइनरी फीजन होता है। और पैरामीशियम के विषय में एक पॉइंट याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस पाया जाता है, ये बाइन्यूक्लिएटेड होता है। पैरामीशियम क्या होता है? बाइन्यूक्लिएटेड होता है, ये याद रखोगे। इसमें दो न्यूक्लियस होता है ना, इसमें दो न्यूक्लियस होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में याद रखोगे, कंपटीशन में भी काम आएगा। अब कभी ऐसा होता है कि एक सेल दो में बढ़ गया, तो ये क्या कहलाता है? क्योंकि एक से बहुत ज्यादा हो जाना, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, मल्टीपल। क्या यूज करते हैं? मल्टीपल। तो ये हो गया मल्टीपल फीजन। क्या हो गया ये? मल्टीपल फीजन। तो फीजन कितने हो गए? फीजन दो हो गए। बाइनरी, मल्टीपल फीजन का क्या एग्जांपल ले सकते हैं? तो मल्टीपल फीजन का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग,
प्लाज्मोडियम वगैरह को। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम क्या बोलते हैं? मलेरियन पैरासाइट, है ना। ये प्लाज्मोडियम जो है, खासकर प्लाज्मोडियम वायवेक्स, ये मलेरिया का पैरासाइट है। मलेरिया का पैरासाइट, इसी से ह्यूमन बीइंग में मलेरिया का डिजीज होता है, प्लाज्मोडियम। इसमें क्या होता है? मल्टीपल फिजन पाया जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक हम लोग क्या देखें? फिजन, ठीक है। इसमें ना गैमेट बना, है ना फर्टिलाइजेशन हुआ। क्या हुआ? सेल डिवाइड करके फॉर्म कर दिया। सेल डिवाइड किया, फॉर्म हो गया, एक नया नया बहुत सारे को बना दिया गया, बहुत सारे सेल्स को बना दिया गया। एक हम लोग इसमें देखेंगे, एक हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं, वो है बडिंग। बडिंग, इसको हिंदी में जनरली हम लोग बोलते हैं मुकुलन। तो ये जो बडिंग होता है, बडिंग का मतलब होता है कि शरीर के सतह से कोई बड जर्मिनेट करना, कोई उभार निकलना, बाहर की ओर कोई उभार निकलना। जैसे कि मान लो कि ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये एक सबस्ट्रेटम से या कहीं पे चिपका हुआ है ना, और इसका ये माउथ है, ये इसका भाग है अपना, ठीक है। ये क्या हुआ? इसके शरीर में धीरे धीरे कोई उभार बनना शुरू हो गया, कोई उभार बनना शुरू हो गया। ये और ज्यादा ग्रोथ किया, ये उभार और ज्यादा ग्रोथ करेगा, देखो और ज्यादा ग्रोथ किया। अब इतना ज्यादा ये ग्रोथ कर लिया कि इससे कट के वो बिल्कुल इससे अलग होके ये वापस एक अपना अस्तित्व फॉर्म कर लिया। तो देखो एक से क्या बन गया? दूसरा। तो ये जो नोड निकल रहा था, ये जो पॉइंट निकल रहा था, यही कहलाता है बड। ये क्या कहलाता है? बड कहलाता है। और ये बिल्कुल इससे अलग होकर एक नए इंडिविजुअल का निर्माण कर लेना, ये प्रोसेस कहलाता है बडिंग। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? बडिंग। तो बडिंग के लिए मुख्यतः दो एग्जाम्पल याद रखोगे, मेनली दो एग्जाम्पल याद रखोगे कि बडिंग एक तो ईस्ट में पाया जाता है, बडिंग एक तो ईस्ट में पाया जाता है, दूसरा बडिंग पाया जाता है हाइड्रा में। हम लोग याद रखेंगे ईस्ट जो है वो यूनिसेल्यूलर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखोगे, ये यूनिसेल्यूलर फंगस है। ये कवक होता है लेकिन यूनिसेल्यूलर है। हालांकि कवक मल्टीसेल्यूलर होते हैं, लेकिन ईस्ट एक ऐसा कवक है जो यूनिसेल्यूलर है। और पता है ना कि ये फर्मेंटेशन में काम आता है, और फर्मेंटेशन एक तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, खासकर अल्कोहल बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, इन सब में काम आता है ईस्ट का। तो ईस्ट का हम लोगों का इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक रूप से ईस्ट का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, अल्कोहल बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, है ना, ये सब में ईस्ट का काम आता है। और हाइड्रा जो होता है ये मल्टीसेल्यूलर है, लेकिन ये एक एनिमल है। हाइड्रा एक एनिमल है, और ये एनिमल किस कैटेगरी में आता है? तो डायवर्सिटी चैप्टर में पढ़े होंगे तुम लोग, पोडीफेरा में खासकर रखा गया था स्पॉन्जेस को। तो हाइड्रा एक स्पॉन्जेस है जो एनिमल कैटेगरी में आता है। पोडीफेरा सिंपलेस्ट एनिमल में आता है, ये सिंपलेस्ट एनिमल में आता है ना। मल्टीसेल्यूलर है पर नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो ये हम लोग देखें बडिंग को, एक पिजन देखे, दूसरा इसमें बडिंग को देखें, ठीक है। उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग तीसरा देखने जा रहे हैं, वो तीसरा है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, अब लिख रहा है वर्ड रीजेनरेशन, रीजेनरेट कर जाना, फिर से आ जाना, इसमें फिर से ये निर्माण कर लेता है ना। तो रीजेनरेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो इसके एक एग्जांपल में हम लोग याद रखते हैं प्लेनेरिया को, रीजेनरेशन के रूप में याद रखेंगे प्लेनेरिया को। मान लो ये एक प्लेनेरिया हम फॉर्म कर रहे हैं, एक ऐसे डायग्राम बना रहे हैं, प्लेनेरिया फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लेनेरिया जो है वो मान लो कि अपने शरीर का वो अलग अलग सेक्शन बनाता है, अलग अलग सेक्शन बना देता है। अब इसका ये 3 सेक्शन बन गया, देखते जाओ, 3 सेक्शन बन गया। एक ये इसका ऊपर वाला भाग, ये इसका मिड पोर्शन, और ये नीचे वाला भाग। अब ये क्या करेगा? इसका जो हर एक सेक्शन है ये अपने पूरे शरीर को बांट दिया और उससे रिफॉर्म करेगा। अब ये मिड वाला बनाया, मिड वाला से फिर नीचे वाला बनाया। ये क्या किया? यहां से अपना ऊपर वाले पोर्शन को फॉर्म किया
और नीचे वाले पोर्शन को फॉर्म किया। ये क्या किया, अपने मिड वाले पोर्शन को फॉर्म किया और अपने ऊपर वाले पोर्शन को फॉर्म किया। अब एक से देखो कितना बन गया, 3 बन गया। एक से कितना बन गया, 3 बन गया। तो अपने शरीर को वो रिफॉर्म कर लिया, बना लिया, फिर से जनरेट कर लिया। तो ये क्या कहलाया, रीजनरेशन। क्या कहलाया, रीजनरेशन कहलाया। एक इसमें हम लोग देखने जाने वाले हैं, वो है सेगमेंटेशन या फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब याद रखना टुकड़ा, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। इसके एग्जांपल में याद रखोगे स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा को याद रखोगे। स्पायरोगायरा जो है एक अलगी है, एक शैवाल है, यानी ये प्लांट हो गया, थैलोफाइटा है ना, अलगी, स्पायरोगायरा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में हुआ कि उन्होंने पूरे शरीर को बांट लिया। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि मान लो ये स्पायरोगायरा है, मान लो ये स्पायरोगायरा, ये इसका अपना स्पायरल पोर्शन क्लोरोफिल रहता है, ये रहता है। अब अपने ये अलग अलग टुकड़ा को अलग कर रहा है, ये टुकड़े को अलग कर दिया। ये टुकड़ा जब इसका अलग हुआ तो इसी से वो बहुत सारा बन जाता है। तो ये पूरे शरीर को नहीं डिवाइड कर रहा, इसका छोटा छोटा पोर्शन रोड के साथ बाहर निकलता जा रहा है और वो एक नया को बनाते जा रहा है। तो ये फ्रेगमेंटेशन में आ गया। जबकि रीजनरेशन में क्या हो गया, वो अपने पूरे शरीर को 3 सेक्शन में बांट दिया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन। हम लोग देखने जा रहे हैं 5वां पॉइंट, वो है जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल फॉर्मेशन। तो जेम्यूल फॉर्मेशन के लिए याद रखोगे कि बहुत सारे स्पॉन्ज में जेम्यूल फॉर्म होता है। जेम्यूल क्या होता है कि वो स्पंज के किसी भी एक ऐसे सेक्शन में, शरीर के किसी एक ऐसे भाग में बहुत सारे टिश्यू जो होते हैं वो जमा हो जाता है, टिश्यू जमा हो जाता है और उसी से फिर कोई नया जीव, कोई नया ऑर्गेनिज्म जो है वो एलाइव हो जाता है। तो जेम्यूल फॉर्मेशन को याद रखोगे, स्पॉन्जेस में जेम्यूल फॉर्मेशन होता है। और एक अंतिम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे स्पोर फॉर्मेशन, यानी स्पोर का बनना, स्पोर फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे स्पोर फॉर्मेशन। इसको हम लोग एक वर्ड में कह सकते हैं स्पोरुलेशन, स्पोर का फॉर्मेशन। जैसे स्पोर के फॉर्मेशन में हम लोग एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं पेनिसिलिन को, या सॉरी पेनिसिलियम को, पेनिसिलियम को, ठीक है। हम लोग इसमें ले सकते हैं नोस्टॉक, हम लोग इसमें ले सकते हैं राइजोपस। तो तुम लोग कंपटीशन के लिए भी याद रखोगे कि पेनिसिलियम, नोस्टॉक, राइजोपस, ये सब में स्पोर फॉर्मेशन होता है। अब स्पोर फॉर्मेशन क्या है, तो हम लोग पेनिसिलिन को एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो हम लोग बनाने जा रहे हैं पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, एक फंगस है। ये क्या है, एक फंगस है, एक कवक है, पेनिसिलियम नोटेटम। इसी से पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये याद रखोगे पेनिसिलियम नोटेटम। मान लो कि ये पेनिसिलियम नोटेटम है, ये पेनिसिलिन का, पेनिसिलियम नोटेटम का एक कॉलोनी हम बना रहे हैं, एक कॉलोनी बनाने जा रहे हैं, इसका एक कॉलोनी फॉर्म कर रहे हैं। एक कॉलोनी फॉर्म कर रहे हैं। तो ये पेनिसिलिन का एक, पेनिसिलियम नोटेटम का एक कॉलोनी है जिसके यहाँ पे स्पोर बनता है, ये स्पोर बनने लगता है जिससे फिर नया जर्मिनेट कर जाता है। ये है पेनिसिलियम नोटेटम। देखो ये सब तो पढ़े होंगे, हाइफी पढ़ाए थे तुम लोगों को, हाइफी, ठीक। तो यहाँ पे स्पोर फॉर्म कर रहा है, ये स्पोर, इसी स्पोर से नए ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है। तो ये क्या है, ये स्पोर है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो कौन कौन याद रखेंगे, पेनिसिलियम, नोस्टॉक और राइजोपस। राइजोपस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन होता है, ये अक्सर पूछा जाता है। और ये भी याद रखना है कि राइजोपस को ही कहा जाता है ब्रेड मोल्ड, यानी ये रोटी का कवक है ना,
ब्रीड मोल्ड इसी को कहा जाता है राइजोपस को, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का था जिसमें हम लोग लगभग प्लांट को, एनिमल को, फंगस को देख चुके हैं। अमीबा वगैरह वो प्रोटिस्टा में आ गया, अमीबा वगैरह है ना, पैरामीशियम प्रोटिस्टा में आ गया, है ना। ये सारा पॉइंट एक देख लिए। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक स्पेशल टाइप है जो केवल प्लांट में देखा जाता है ना। तो हम लोग लिखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हम लोग एक देखने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हम लोग प्रोपेगेशन की जगह रिप्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, ज्यादा आसानी से समझने के लिए, क्लियर समझने के लिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक छोटे से पॉइंट पे अगर हम लोग फोकस करेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होगा। तो देखो, प्लांट्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स में दो तरह के पार्ट्स मुख्य रूप से होते हैं। एक होते हैं इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या क्या आता है? तो उसमें आता है फ्लावर, फ्रूट, है ना, सीड, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आते हैं। लेकिन जैसे हम प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स की हम लोग बात करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स की, तो वो वेजिटेटिव पार्ट्स में आता है रूट, स्टेम और लीफ। ये इसका वेजिटेटिव पार्ट है। तो क्लियर हो गया, वेजिटेटिव पार्ट जो है रूट, स्टेम, लीफ है ना, यहाँ पे पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर कोई ऐसा प्लांट जो जिससे नए पौधे का जर्मिनेशन रूट से होता हो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया। अगर स्टेम से हो रहा है तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया, अगर लीफ से हो रहा है तो वो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया। वो भी क्या हो गया? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। रूट, स्टेम, लीफ से अगर होता है, क्योंकि ये प्लांट का कैसा पार्ट है? वेजिटेटिव पार्ट है। तो वेजिटेटिव पार्ट रूट, स्टेम, लीफ से अगर नए पौधे जर्मिनेट हो रहे होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और रिप्रोडक्शन जो होते हैं, कुछ नेचुरली भी होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं। ये कुछ नेचुरली भी होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नेचुरली जानने के लिए हम लोग लिखेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हो चलता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक हम लोग एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग लिखते हैं रनर, रनर जैसे लग रहा है कि वो मूव कर रहा है, कहीं चल रहा है, रन कर रहा है ना, रनर में। तो क्या देखते हैं इसमें? मान लो कि ये ग्रास है, ये ग्रास है जिसका एक अपना स्टेम बना हुआ था। ये धीरे धीरे इसका स्टेम आगे बढ़ता है। तो तुमको पता होगा ना कि ग्रास के हर एक यहाँ पे नोड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नोड। उस नोड के पास क्या निकल जाता है? जड़ निकलने लगता है। देखिए वो ग्रास में है ना, ग्रास जैसे जैसे जमीन पे आगे बढ़ता जाता है, उसके हर एक नोड से जड़ निकलता जाता है और ऊपर की ओर लीफ निकलता जाता है, लीफ निकलता जाता है। तो रनर के एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या ले सकते हैं? ग्रास वगैरह जो है, इसमें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में किससे निकल गया? नोड से, स्टेम के नोड से वो ग्रास जो है वो नए नए को डोमिनेट कर रहा है। अगर हम यहाँ से इसको काट दें, 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 सब अपने में एक पौधा है, सब अपने में एक पौधा है ना, सब एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, एक नए प्लांट्स को बना लिया। तो ये हो गया रनर। उसी तरह से इसमें पाया जाता है राइजोम। राइजोम को स्पेशली याद रखोगे, राइजोम का एग्जांपल है इसमें जिंजर, ठीक है, और टर्मेरिक। ये याद रखोगे, उसमें राइजोम से होता है, ठीक है, वो स्टेम होता है, उसी से निकलता है। अब इसमें हम नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं बल्ब। बल्ब
जैसे तुम ओनियन देखे होगे, प्याज, है ना, उसमें जो नए रिफॉर्म करते हैं देखे होगे कि ये एक बल्ब है, इसको हम लोग थोड़ी देर तक ऐसे भी कहीं छोड़ देते हैं, नमी मिलता है तो क्या निकल जाता है, इससे नए जड़ निकलने लगते हैं और यहाँ से लीफ शुरू हो जाता है ना। तो ये पोर्शन क्या कहला रहा है, इसका बल्ब कहला रहा है, इससे एक नया पौधा निकल जा रहा है। ठीक है, क्या है बल्ब। एक हम लोग इसमें देखेंगे वो है ट्यूबर। ट्यूबर को याद रखोगे पोटैटो, पोटैटो एग्जांपल है इसका, ट्यूबर में पोटैटो को एग्जांपल के रूप में याद रखोगे। जैसे कि एक पोटैटो फॉर्म करते हैं, एक आलू फॉर्म करते हैं, इसके जगह जगह पे एक नोच होता है, गड्ढा बना रहता है, या आंख जनरली बोल देते हैं हम लोग। तो इस आंख के हर एक पास से अगर हम इसको काट भी दें और जमीन पे डाल भी देते हैं तो हर एक नोच से एक नया पौधा इससे जर्मिनेट कर जाता है। और ये जो पोटैटो है, ये जो पोटैटो है ये एक्चुअली उस प्लांट का कौन सा भाग होता है, स्टेम होता है। क्या है ये, स्टेम होता है। और एक हम लोग इसमें देखेंगे वो है राइजोम। ये भी एक स्टेम होता है राइजोम, जिसमें एग्जांपल के रूप में याद रखेंगे हम लोग जिंजर को। ठीक, राइजोम ये सब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आता है, ये सब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में है। क्या क्या हम लोग देखें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, रनर, बल्ब। रनर का एग्जांपल याद कर लोगे ग्रास, रनर एक एग्जांपल याद रखोगे ग्रास। बल्ब के लिए याद रखोगे ओनियन, च्यूअर में पोटैटो और राइजोम में जिंजर याद रखोगे। ये हो गया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें किसी भी मनुष्य की आवश्यकता नहीं होती है, कोई अलग जीवों की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक अपने आप प्रकृति से होता रहता है, ये उसमें ऑटोमेटिक ये गुण पाया जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल, हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जैसे कि हम लोग लेयरिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं, ठीक है। इसमें ग्राफ्टिंग होता है, ग्राफ्टिंग होता है। इसमें हम लोग एक और भी याद रखेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन को ही कहा जाता है टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। इसका डिटेल स्टडी हम लोग आने वाले चैप्टर में करेंगे, वो बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में इसका हम लोग विशेष अध्ययन करेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन यानी टिश्यू कल्चर को, ठीक है। तो आर्टिफिशियल के लिए फिलहाल याद रखेंगे लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बूटी वगैरह भी इसमें आता है। तो इसमें होता क्या है जनरली हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि कभी गौर किए होंगे तुम लोग कि जो गुलाब होता है, गुलाब, हम लोग उसका इस प्रॉपर्टी का ज्यादा उपयोग करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी का, उसका जो स्टेम होता है, गुलाब का जो स्टेम होता है उसको हम लोग कट कर लेते हैं और जमीन में डाल देते हैं। मालूम चला कि वो वहां से एक नया गुलाब का पौधा हम लोगों को मिल गया स्टेम कट करने से, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एक पौधे के बीच में मान लो कि ए एक कोई प्लांट है और बी एक कोई प्लांट है, इसमें इसका जो लीफ है, ऊपरी पोर्शन जो है वो अच्छी क्वालिटी का है और इसका जो रूट है वो अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, इस दोनों के बीच का। तो ये ऊपर वाले जो ए क्वालिटी का प्लांट है वो ए क्वालिटी के प्लांट को हम इस तरह से कट कर लेते हैं। ये चूंकि इसका लीफ अच्छा है तो ऊपर का कट कर लिया हम लोग बीज इसका, और ये नीचे वाले का जिसका जड़ अच्छा है, जिसका जड़ अच्छा है, ये दोनों को, तो ये बी और ये ए वाले को, और दोनों को इस कट से हम लोग जोड़ देते हैं और या फिर बांध देते हैं। कुछ समय बाद ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाता है तो अच्छा जड़ और अच्छी ये इसमें हम लोग अच्छे फल मिलने लग जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो आर्टिफिशियली इन सबको किया जाता है, सबको क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली। इसमें भी एक पॉइंट याद रखोगे, जो ए वाला भाग है जिसका ऊपरी भाग हम लोग लेते हैं उसको बोलते हैं सियोन, और जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। और खासकर स्टेम वगैरह से जो हम लोग करते हैं वो स्टेम से हम लोग लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर वाले भाग को लेते हैं जनरली, ठीक है। तो आर्टिफिशियल
वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो प्लांट में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो लिख रहे हैं तो वो क्या हो गया, एक स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, खासकर किसमें दिखता है, तो ये स्पेशली प्लांट्स के लिए होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हम लोग इसको प्लांट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फटाफट हम लोग अब तक जितना पढ़े हैं उसका समरी करते हैं, ठीक है, उसका समरी कर लेते हैं अब तक जो पढ़े हैं। अब तक हम लोग देख रहे थे, बस समरी कर लेते हैं अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हम लोग देखने जा रहे थे इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को। तो रिप्रोडक्शन के जो मोड थे वो दो मोड में आए। एक क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग अलग अलग टाइप को पढ़े, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी हम लोग देखे थे फिजन, ठीक है। फिजन में हम लोग दो देखे, कौन कौन, एक हम लोग देखे थे बाइनरी फिजन और एक देखे थे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन के लिए एग्जांपल को याद रखेंगे, अमीबा, पैरामीशियम। मल्टीपल फिजन में याद रखेंगे प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का पैरासाइट है। उसी तरह से फिर हम लोग देखेंगे इसमें रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में हम लोग किसको एग्जांपल के तौर पे लिए थे, प्लेनेरिया को, वो रीजेनरेट हो रहा था। फिर इसमें हम लोग देखें बडिंग को। बडिंग में एग्जांपल लिए थे हम लोग एक फंगस और एक अलगी। तो बडिंग में सॉरी स्पॉन्जेस एनिमल को, तो बडिंग में एक लिए थे हम लोग ईस्ट को जो फंगस है, और दूसरा लिए थे इसमें हाइड्रा जो स्पॉन्जेस है, एनिमल है, ठीक है। इसमें फिर हम लोग देखे थे फ्रेगमेंटेशन या सेगमेंटेशन भी कह सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन, इसके एग्जांपल के रूप में हम लोग याद रखे थे स्पायरोगायरा, ये एक अलगी है, स्पायरोगायरा एक अलगी है। फ्रेगमेंटेशन ये एसेक्सुअल में हम लोग देख रहे थे। उसके अलावा हम लोग कुछ देख लिए थे, जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन यानी स्पोरुलेशन। इसका भी एग्जांपल एक दो याद रखेंगे, जैसे कि नोस्टोक, जैसे कि पेनिसिलियम, राइजोपस, ये स्पोर फॉर्मेशन में आ गया। किसी किसी में जेम्यूल फॉर्मेशन भी देखते हैं, जेम्यूल फॉर्मेशन। बहुत सारे स्पॉन्ज में भी जेम्यूल फॉर्मेशन पाया जाता है, तो हम एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं स्पॉन्जेस में भी जेम्यूल फॉर्मेशन देखा जाता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में आ गया। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये टाइप है, इसी का एक टाइप है जो कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये स्पेशली प्लांट्स के लिए होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, जिसमें वेजिटेटिव पार्ट से यानी वेजिटेटिव पार्ट रूट, स्टेम, लीफ से नए प्लांट्स जर्मिनेट करते हैं, तो वो हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एग्जांपल के तौर पे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं रूट, रूट से नए बनना, स्टेम से नया बनना या लीफ से नया बनना। तो स्टेम के लिए याद रखना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, स्टेम से याद रखेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग पोटैटो वगैरह लेते हैं, स्टेम। लीफ में एक सबसे लीफ का सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, ठीक है। इसमें रेडिश वगैरह को देख लोगे, रेडिश का। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आ गया, इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब जब हम लोग गौर करें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें आ जाएगा कि ये अभी निकल रहा होता है, कहीं ना कहीं बर्ड बनता होगा जहां से जर्मिनेट करता है एक नया, है ना, एपेक्स। तो थोड़े से बर्ड को देख लेते हैं। एक पॉइंट इसमें आ गया
एराइज होके आ गया बर्ड। तो ये बर्ड, एक्चुअली बर्ड के जो पोर्शन होते हैं वो सबसे ऊपरी रीजन होता है, वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। हिस्टोलॉजी में पढ़ाया गया होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो है वो डिवीजन करने का पावर होता है, पावर ऑफ डिवीजन इसमें पाया जाता है, कैपेसिटी पाया जाता है डिवीजन करने का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। तो बर्ड दो प्रकार के ये बर्ड हो सकते हैं, ये बर्ड दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर वो नोड से जर्मिनेट कर रहा हो, ऑरिजिनेट फ्रॉम नोड, अगर किसी नोड से, मान लो कि ये स्टेम है, स्टेम की ये जगह जगह ये जो भाग है ये कहलाता है नोड। अगर यहां से कोई बर्ड निकलता है, कोई नया पौधा निकलता है, तो ये कहलाएगा ट्रू बर्ड। ये क्या कहलाएगा? ट्रू बर्ड। अगर ऐसा होता है तो क्या कहलाएगा? ट्रू बर्ड। अगर नोड से बर्ड निकलता है तो वो कहलाएगा ट्रू बर्ड। अगर बर्ड नोड से निकल रहा होता है तो वो क्या कहलाएगा? ट्रू बर्ड। और एक होता है इसमें जो इंटरनोड, मतलब इंटरनोड नहीं लिखे, अगर हम लिखते हैं अदर देन नोड, अदर देन नोड, नोड के अलावे किसी जगह से अगर निकलता है, ओरिजिनेट करता है, तो वो कहलाता है फॉल्स बर्ड। फॉल्स बर्ड या एडवेंटिटियस, एडवेंटिटियस बर्ड। तो ये छोटे से टर्म को याद रखना है, किसी किसी ऑब्जेक्टिव में काम आ जाता है, खासकर बोर्ड एग्जाम में ये काम आ जाएगा। बर्ड, बर्ड एक्चुअली बर्ड में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। बर्ड दो प्रकार के होते हैं, ट्रू बर्ड और फॉल्स या एडवेंटिटियस बर्ड। जो ट्रू बर्ड होते हैं वो नोड से अगर जर्मिनेट कर रहा होता है तो वो, अगर बर्ड नोड से निकल रहा है तो वो कहलाता है ट्रू बर्ड। अगर अदर देन नोड से होता है तो वो फॉल्स बर्ड या एडवेंटिटियस बर्ड होते हैं। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल, और दूसरा हम लोगों को देखना था इसमें वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।